आज हम अपना नया पाठ उत्साह तथा अट नहीं रही है कविता का पाठ करेंगे। ये जो कविताएं हैं ये आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित हैं। तो पहले हम इनके कवि परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो बेटा जो आपके कवि हैं ये छायावाद के, मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में बताया भी था कि जो छायावाद हमारे 4 महत्वपूर्ण कवियों पर टिका हुआ है, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो छायावाद के ये प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल में हुआ था। जो निराला की शिक्षा थी वो घर पर ही हुई। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का घर पर ही अध्ययन किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। लेकिन इनका जो जीवन था, पारिवारिक जो जीवन था, वो कष्ट और संघर्षों से भरा था। कष्ट कैसे? क्योंकि पिता, चाचा, पत्नी सभी की मृत्यु के पश्चात उनकी बेटी, जिसका नाम सरोज था, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब सरोज स्मृति को जो कहा जाता है कि ये हिंदी के सर्वश्रेष्ठ शोक गीतों में से एक है। ये एक लंबी कविता है और 1935 में जब इनकी 18 वर्षीय पुत्री सरोज का निधन हुआ था, उसके उपरांत ही इन्होंने इसको लिखा था। तो बेटा अब इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं। इन्होंने जैसे लिखा था अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि। इन्होंने उपन्यास भी लिखे, अप्सरा, अलका, प्रभावती आदि। कहानी संग्रह भी हैं, इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं जैसे लिली, सखी, चतुरी चमार। और इनके निबंध भी हैं, प्रबंध, पद्य, चाबुक आदि। इनकी जो भाषा शैली है उसमें हमें क्या क्या दिखाई देता है? चित्रात्मकता, कोमलता, संगीतात्मकता, प्रकृति और प्रतीकों का कुशल प्रयोग। आपको ये भी मैं बताना चाहूँगी कि जो निराला जी हैं ये पहले मुक्त छंद के प्रयोक्ता हैं। इन्होंने जूही की कली नामक कविता से मुक्त छंद में काव्य रचना की थी। इससे पूर्व की जितनी भी कविताएं हैं आपने देखा होगा वो किसी न किसी छंद में रचित होती थी, लेकिन उन्होंने पहली बार कहा कि छंद मुक्त भी कविताएं लिखी जा सकती हैं और जूही की कली उसका उदाहरण है। इनका निधन वर्ष जो है वो 1961 में हो गया था। तो बेटा अब हम पाठ की रूपरेखा जान लेते हैं। पाठ में क्या कहना चाह रहा है? पाठ जो है उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों को एक ओर तो लोगों की आकांक्षा, इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है और दूसरी ओर उन्हें विध्वंस, ध्वस्त या नष्ट, विप्लव, विद्रोह और क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में बताया है। अब जो कवि निराला हैं इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। ये कविता एक आह्वान गीत है। और जो दूसरी हमारी कविता है अट नहीं रही है, कविता में कवि ने फागुन के सौंदर्य और उल्लास को दर्शाया है। फागुन मास की शोभा संपूर्ण वातावरण में बिखरी हुई है। तो चलिए बेटा अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। उत्साह, ध्यान से सुनिएगा। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। अब यहाँ पे पहले शब्दार्थ समझ लीजिए। घोर का अर्थ है भयंकर, और गगन आसमान, धाराधर बादल, ललित सुंदर हो गया, और विद्युत बिजली। नवजीवन नया जीवन है, वज्र कठोर और नूतन नई। अब इसका भावार्थ समझिए। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर
ओ धाराधर बादल। कहते हैं लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। तुम्हारे जो सुंदर बाल हैं, जो केश हैं, काले एवं घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। फिर कहता है वज्र छिपा विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि निराला जी बादलों को कवि के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। विद्युत छवि उर में, उर अर्थात हृदय, तो कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम, क्योंकि कवि के समान माना है तो वो कहते हैं उसी प्रकार तुम अर्थात कवि भी संसार को नया जीवन देने वाले हों। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार तुम मतलब कवि भी अपनी नई कविता में अथवा भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो। बेटा ये हमारा पहला काव्यांश था। दूसरा समझिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब पहले शब्द समझिए। विकल का अर्थ होता है बेचैन, उन्मन उदास, निदाग गर्मी, सकल सारे, अज्ञात अनजान, अनंत आकाश, तप्त जलती और धरा पृथ्वी। इसका भावार्थ समझिए। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण, कहते हैं कवि कहता है कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी, लोगों के मन भी दुखी थे। विश्व के निदाग के सकल जन, सकल सारे हो गया और निदाग मतलब गर्मी, तो कहता है सब लोगों के मन भी दुखी थे, इसलिए वे बादलों को कहता है लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों आकाश को घेर घेर कर गरजो। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कहते हैं कि सभी प्राणी जो है भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अज्ञात, अज्ञात मतलब अनजान दिशा से आए हुए घने बादलों, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। कहता है कि अनजान दिशा से आए हुए घने बादलों तुम बरसकर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। बेटा ये हमारी दो ही काव्यांश हैं इस कविता में, हमारे दोनों काव्यांश हो गए हैं, तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम दूसरी भी देख ही लेते हैं। अट नहीं रही है, ध्यान से समझिएगा। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में बंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। देखिए अट का अर्थ है समाना और आभा सौंदर्य हो गया। पर का अर्थ है पंख, मंद गंध मतलब हल्की हल्की खुशबू, मंद का अर्थ है हल्का हल्का, गंध खुशबू। उर का अर्थ है हृदय, पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट जगह जगह और शोभाश्री
सौंदर्य। अब समझिए, जो प्रस्तुत कविता में फागुन माह के अद्वितीय सौंदर्य, मतलब जैसा इसका सौंदर्य कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। वो कहते हैं कि फागुन की जो शोभा है तन में समा नहीं पा रही है। फागुन की तन सट नहीं रही है, मतलब उसकी शोभा जो है तन में समा नहीं पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं। तुम सांस लेते हो, उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो, घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम। कहते हैं कि वह सुगंध जो है वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। उड़ने को नभ में तुम, आकाश में उड़ना चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी पर कर देते हो, पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और फागुन का यह जो दृश्य है इतना सुहावना है कि यदि मैं इन सब से आँख हटाना भी चाहूँ तो हटा नहीं पाता हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। इस समय जो डालियाँ हैं कहीं लाल तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई हैं। कहीं पड़ी हैं उर में मंद गंध पुष्पमाल। और इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। तो बेटा, ये हमारी जो दो कविताएं थीं, ये हमने पढ़ी और समझ में आ गया होगा आपको। बहुत आसान सी हैं, इसमें कुछ इतना आपके जो कठिन शब्द हैं उनको भी मैंने आपको समझाया है। और वैसे भी मैं आपको PDF में इनके कठिन शब्दों को दे रही हूँ, आप उसको भी पढ़िएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। और इनके जो प्रश्न उत्तर हैं, इनके जो काव्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं, आपको ये करने होंगे। और जो आपके किताब के हैं, पाठ्य पुस्तक के, उसके मैं आपको उत्तर सहित प्रश्न भेज रही हूँ और आप वो अपनी कॉपी में सुंदर सुलेख में कर लीजिएगा। जो इससे संबंधित मैंने आपको काव्यांश से संबंधित जो मैं आपको दे रही हूँ उनको आप करने का प्रयास करेंगे, बार बार इस ऑडियो को सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये भली भांति ये कविता समझ में आ जाएगी और आप उसका लिखने का प्रयास कीजिएगा। और अगले PDF में मैं आपको इसके उत्तर, जो मैं अभी आपको प्रश्न भेज रही हूँ उसके उत्तर भेजूँगी। आप अपने उत्तरों से उसका मिलान करेंगे, अगर सही थोड़ा उससे मिलता जुलता होगा तो वो सही माना जाएगा, अन्यथा आप उसी को उतार लीजिएगा। ये आपके पाठ्य पुस्तक के उत्तर हैं। ये आपके काव्यांश से संबंधित हैं जो कि आपको करने हैं, तो आप इनको करेंगे, समझेंगे। पहले आप काव्यांश पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, फिर जो भी प्रश्न हैं इनको करने की कोशिश कीजिएगा अपने शब्दों में। धन्यवाद बेटा।